हैदराबाद शहर के उपनगर में एक होटल था। उस इलाके के लोगों ने उसे भूतिया होटल नाम दे दिया था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उस लॉज से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। किशोर पास के गांव से किसी काम से शहर आया। वो उस होटल पहुंचा और सोचने लगा, जब तक शहर में मेरा काम खत्म नहीं हो जाता, इस लॉज में ठहरना ठीक होगा। ऐसा सोचते हुए वो उस लॉज के अंदर गया। मैडम, मुझे एक रूम चाहिए, क्या कोई रूम खाली है? यस सर, आप कितने दिनों के लिए रुकेंगे? 3 दिन के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने किशोर को एक चाबी पकड़ाते हुए कहा, सर आपका रूम नंबर 330 है। मेहरबानी करके किसी भी वजह से रूम नंबर 333 में मत जाइएगा। क्यों? इस लॉज के नियमों के हिसाब से आपको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। किशोर ने अपना सामान उठाया और उस रूम में चला गया। वहां जाकर बेड पर बैठा। उसने इस तरह क्यों कहा? मेरे दिमाग को तभी ठंडक मिलेगी जब मुझे पूरी बात पता चल जाए, वरना उलझन में रहूंगा। रात के तकरीबन 11 बजे वो रूम नंबर 333 में गया। रूम लॉक्ड था। फिर उसने की होल से अंदर झांका, देखने के लिए कि रूम के अंदर क्या है। वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर जबरन उस लड़की ने इस तरह से क्यों कहा? ये सोचते हुए वो रूम में चला गया। अगले दिन सुबह वो अपने काम के लिए निकल गया। जैसे ही वो लौट के लॉज में दाखिल हुआ, रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोली, सर आप सीधे अपने रूम में जाइएगा और रूम नंबर 333 में बिल्कुल भी नहीं। ये इस बात को बार बार क्यों बोल रही है यार? इसका मतलब है कि उस रूम में कुछ है। किसी भी तरह आज तो जान के रहूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने रूम नंबर 333 के की होल से एक बार फिर अंदर झांका। उस कमरे में एक लड़की सफेद साड़ी में बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसका मतलब इस रूम में कोई है। उस लड़की ने मुझे इस रूम के करीब जाने से कई बार मना किया। लगता है यहाँ खतरा है। मुझे फौरन अपने रूम में चले जाना चाहिए। किशोर अपने कमरे में जाकर सो गया। कुछ देर बाद उसका पलंग ऊपर उठ गया। वो अचानक चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। क्या पलंग के नीचे कोई है? मैं नीचे जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो पलंग से नीचे उतरा। पलंग के नीचे तो कोई नहीं है। वो घबराया हुआ फिर से लेट गया। उसने किसी को रोते हुए सुना। वो घबरा कर उठ गया और चारों ओर देखने लगा। कौन है जो रो रहा है? क्या यहाँ कोई है? मैं हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगे? ये सुनकर किशोर डर गया और वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। अचानक वो पसीने में भीग गया। वहां एक शैतान बैठी थी, बहुत डरावनी। उस शैतान ने किशोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान से बच निकला और बाहर की तरफ भागा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया और बोला, मेरे रूम के वॉशरूम में एक भयानक शैतान है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या आप रूम नंबर 333 में गए थे सर? हाँ, मैं गया था। उस समय बेडरूम में एक लड़की को देखा था, लेकिन मैंने आपको मना किया था कि वहां मत जाइएगा। वो लड़की आपके रूम में एक शैतान के रूप में आ गई ना। 1 साल पहले उसके हस्बैंड ने उसको रूम नंबर 333 में मार डाला और भाग गया। आपने शायद उसकी आत्मा को देख लिया, इसलिए वो आपके सामने आ गई। ये लगता है एक भूतिया लॉज है। वो डेविल मुझे जरूर मार डालेगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बिना अपना सामान लिए किशोर चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। राजू और किशोर अच्छे दोस्त थे। दोनों शहर में एक साथ मेडिकल की दुकान चला रहे थे। उनका होम टाउन शहर से 15 किलोमीटर दूर था। एक रात एक कपल रात करीब 9 बजे उनकी मेडिकल शॉप पर आया। हमें 20 स्लीपिंग पिल्स चाहिए। 20 स्लीपिंग पिल्स क्यों? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारे पास? जी नहीं, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। हमारा घर यहां से बहुत दूर है, बार बार आना बहुत मुश्किल है। राजू ने उसे 20 नींद की गोलियां दे दी। यह देखकर राजू ने कहा, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आत्महत्या करने के लिए तो नहीं ली ना इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स। इसी तरह बात करते हुए उन्होंने दुकान बंद की और अपने होम टाउन चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने हमेशा की तरह रात 9 बजे दुकान बंद की और अपनी बाइक पर बैठकर जाने लगे। रोज रात को इतनी दूर घर जाना बहुत मुश्किल होता है यार। अच्छा होगा शॉप के पास ही किराए पर एक कमरा ले लें। ट्रू, ठंड और बरसात में स्पेशली बहुत खराब लगता है। ऐसे भी ये रास्ता सेफ नहीं है। वे एक दूसरे से बात करते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक कब्रिस्तान के सामने उनकी बाइक बंद हो गई।
वहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। ओहो, अब इस वक्त इसे क्या हुआ? नई बाइक पर भी भरोसा नहीं कर सकते, अब घर कैसे जाएंगे? तभी कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यार, तेरी बाइक रुकी भी कब्रिस्तान के सामने है। इट इज सो स्कैरी। पैदल निकल चलते हैं, चल। अरे यार, कभी तो दिलेरी दिखा, कर रहा हूं ना ठीक बाइक को। ये कहते हुए बाइक को धक्का दिया और बस स्टॉप के पास ले गए। राजू अपने फोन की टॉर्च ऑन करके बाइक को चेक करने लगा। किशोर जाकर बस स्टॉप पर बैठ गया और उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद राजू जोर से चिल्लाया, किशोर, मुझे बचाओ। ये सुनकर किशोर जाग गया और जोर देखा। वहां देखा तो चौंक गया और डर से कांपने लगा। राजू को एक लड़का और लड़की अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे थे। वे देखने में बहुत भयानक थे और जोर जोर से हंस रहे थे। राजू, राजू, किशोर घबराहट में चिल्लाया और डरते डरते उनके पीछे गया। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले उनकी मेडिकल दुकान पर स्लीपिंग पिल्स खरीदने आए वही कपल थे। फिर वो दोनों राजू को बस स्टॉप के सामने एक कुएं के अंदर ले गए। फौरन किशोर ने जाकर उस कुएं में झांका। दोनों शैतान राजू को बेरहमी से मार रहे थे। किशोर को उस कुएं के ऊपर देखकर वो दोनों हवा में उठे और उसका पीछा करने लगे। किशोर जोर से चीखा, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो, ये शैतान मुझे मार रहे। तभी किशोर के गाल पर चाटा पड़ा। जब किशोर ने आंखें खोली तो उसके सामने राजू खड़ा था। किशोर को समझ आ गया। क्या किशोर, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है यार? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, मैं मरने ही वाला था। किशोर ने इधर उधर देखा। उसे बस स्टॉप के सामने असल में एक कुआं दिखा। कुएं को देखकर, राजू, बाइक को छोड़ यहीं और चल भाग। अरे एक मिनट रुकना, बस ठीक हो गई है। तभी उस कुएं से कुछ आवाजें आने लगी। ये सुनकर किशोर डर गया और चिल्लाया, आई एम श्योर उस कुएं में डेविल्स हैं। मैंने अपने सपने में यही कुआं देखा था। चल यार, जान बचा अपनी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है यार? भूत वूत अभी भी होते हैं क्या? तू यही रुक, मैं जाकर देखता हूँ आवाजें क्यों आ रही है। राजू किशोर की बात सुने बिना उस कुएं की ओर जाने लगा। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस कुएं के करीब मत जाना। कुछ दिनों पहले एक लड़का लड़की ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब उनकी आत्मा यहाँ घूम रही है और लोगों की हत्या कर रही है। यहाँ से चले जाओ फौरन। अब तो राजू भी डर गया। अगले ही पल वो आदमी भी गायब हो गया। चल, छोड़ इस जगह को, अब क्या सोच रहा है? फौरन दोनों बाइक पर बैठे और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर बढ़ गए। किरण और श्रुति बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को राजी करके शादी करने की सोची। वे हैदराबाद में एक अपार्टमेंट लेकर रहने लगे। दोनों नौकरी कर रहे थे और साथ में रहकर खुश थे। एक दिन की बात है, जब वो दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे, श्रुति के ऑफिस से कॉल आया। हेलो श्रुति, हमारे गोवा ऑफिस में कल एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हें कल रात तक गोवा पहुंचना होगा। ओके सर, मैं कल सुबह की फ्लाइट बुक करती हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। किरण, गोवा में मेरी एक ऑफिस मीटिंग है। मुझे कल सुबह गोवा के लिए निकलना होगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ, वहाँ के बीचेस पर मजे करेंगे। अरे मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से, अभी तुम जाकर वापस आ जाओ। हम शादी के बाद चलेंगे हनीमून पे। ओके, मुझे वापस लौटने में 1 हफ्ता लगेगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, आराम से जाओ। अगले दिन श्रुति गोवा के लिए निकल गई। किरण फ्लैट में अकेला था और आराम से सोया। अगले दिन वो ऑफिस गया और हमेशा की तरह घर वापस आया। लेकिन उस रात बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसने खुद को कंबल से ढक लिया और किसी तरह सो गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई दी और वो जाग गया। कंबल उसके ऊपर नहीं था, बगल में गिरा पड़ा था। उसे शक हुआ कि किसी ने घर में घुसकर सारी चीजों को तलाशा है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। वो घबराते हुए फिर से सो गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखट की आवाज से किरण जाग गया और दरवाजा खोलने गया। श्रुति सुबह सुबह गोवा से लौट आई थी। वो अंदर आई और किरण से पूछा, कितनी देर में दरवाजा खोला तुमने आज? तुम आज कैसे आ गई? तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ता लग सकता है। आज तो 2 ही दिन हुए हैं।
मीटिंग खत्म हो गई तो मैं वापस आ गई। मेरे आने से राजा जी की नींद टूट गई ना। इतना कहकर वो मुस्कुराई और वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगी। किरण की रात में नींद ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था। किरण, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो हम अस्पताल चलते हैं। दोनों पास के अस्पताल के लिए निकले। रास्ते में श्रुति और किरण एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। हर कोई किरण को अजीब तरह से देख रहा था। श्रुति किरण को नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन सड़क पर जा रहे लोगों को उसके शरीर पर घाव और उसका चेहरा खून से लथपथ बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। हर कोई डरकर दूर हट जा रहा था। हर कोई तुम्हें देखकर इस तरह हट क्यों जा रहा है? एक लड़का और एक लड़की सड़क पर आराम से हंसते हुए जब निकलते हैं ना, तो दुनिया के लोग उन्हें इसी तरह देखते हैं। डोंट माइंड देम। अगले दिन श्रुति ऑफिस गई। किरण को हल्का बुखार था, इसलिए वो घर पर ही रुक गया। उसके नंबर पर श्रुति के डैड का फोन आया। हेलो किरण, श्रुति कहाँ है? उसने पिछले 5 दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। ऑफिस में ज्यादा काम होगा अंकल, मैं बताऊंगा उसे। इतना कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और टीवी ऑन किया। वहां जो खबर चल रही थी उसने उसके होश उड़ा दिए। वे श्रुति नाम की एक लड़की को दिखा रहे थे, जिसकी 5 दिन पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था, पुलिस को लड़की की पहचान करने में 5 दिन लग गए। ये देखकर किरण रोने लगा। वो समझ गया कि जो श्रुति के रूप में 2 दिन से उसके साथ थी, वो श्रुति नहीं, उसकी आत्मा थी। उसी समय श्रुति का फोन आया। किरण उस कॉल को अटेंड करने से डर रहा था। हेलो किरण, क्या आज हम नाइट शो में कोई मूवी देखें? प्लीज श्रुति, मुझे छोड़ दो। ओह, तो तुम्हें भी सच पता चल गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती किरण, इट इज इम्पॉसिबल। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। किरण ने फौरन कॉल कट कर दिया। फिर वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। तुम किसी दिन भी उस प्रेतात्मा की वजह से खतरे में पड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक शक्तिशाली ताबीज देता हूँ। इसे खोना नहीं और अपने पास सुरक्षित रखना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए उस जादूगर ने एक ताबीज उसके हाथ में बांधा। उसके बाद से किरण ने श्रुति को नहीं देखा और ना उसका कॉल आया।